नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ बेहतरीन हिस्से लगे हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये छोटी छोटी आदतें मतलब जो लगभग दिखती भी नहीं है, हाँ, जिन्हें हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल, वो वक्त के साथ जुड़कर इतने बड़े, इतने मतलब हैरान करने वाले नतीजे कैसे दे सकती हैं। बात सिर्फ आदतें बदलने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि ये काम कैसे करती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है। हाँ। और यही बात इस किताब को बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करती है। ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग जैसा है। छोटे छोटे पुर्जे सुधारो और पूरी मशीन बेहतर हो जाएगी। ये बड़े नाटकीय छलांगों के बजाय रोजाना 1% बेहतर होने के उस सिद्धांत पर टिकी है, जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर असल में बहुत बहुत गहरा है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, और इसकी शुरुआत खुद लेखक के एक चौंकाने वाली कहानी से होती है। हाई स्कूल में थे, अपने दूसरे साल के आखिरी दिन, और क्लास का एक साथी पूरी ताकत से बेसबॉल का बल्ला घुमा रहा था। और वो बल्ला उसके हाथ से छूट गया। हाँ, और सीधा लेखक की आंखों के बीच में आके लगा। उफ, और वो कोई मामूली चोट नहीं थी। उनकी नाक टूटकर एक अजीब से यू शेप में मुड़ गई थी। बाप रे। खोपड़ी में कई जगह फ्रैक्चर थे और आंखों के दोनों सॉकेट चकनाचूर हो गए थे। सोचकर ही डर लगता है। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें हफ्तों तक डबल विजन रहा, दौरे पड़ने लगे, और वो लगभग 8 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाए। और इसके बाद बेसबॉल टीम में वापस जाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, और इन सब के बाद जब वो 1 साल बाद टीम में वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टीम से निकाल दिया जाता है। ओह। सोचिए कितना दिल तोड़ने वाला पल रहा होगा वो। और यहीं से, इसी घटना से इस किताब का असली सार निकल कर आता है। लेखक की रिकवरी और बाद में जो एक कामयाब इंसान बने, वो किसी एक जादुई दिन का नतीजा नहीं था। नहीं, जैसा कि वो खुद कहते हैं, ये छोटी छोटी जीतों और कामयाबियों की एक बहुत लंबी कड़ी थी। और यही तो एटॉमिक हैबिट्स का फलसफा है। हाँ, कि वो बदलाव जो शुरुआत में इतने छोटे लगते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं दिखता, अगर आप उन्हें सालों तक करते रहें तो वो मिलकर इतने बड़े नतीजे देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प आइडिया पर लाता है, जिसे मामूली फायदों को जोड़ना या एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा जाता है। हाँ, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला किस्सा। वही, लगभग 100 सालों तक इस टीम का प्रदर्शन बिल्कुल औसत था। औसत से भी बुरा कह सकते हैं। उन्होंने कभी भी टूर डी फ्रांस जैसा बड़ा खिताब नहीं जीता था। हालत इतनी खराब थी कि एक मशहूर बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक बेचने से ही मना कर दिया। हाँ, उन्हें डर था कि लोग देखेंगे कि ये टीम हमारी बाइक इस्तेमाल कर रही है तो हमारी बिक्री कम हो जाएगी। यही तो। फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक शख्स को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। और ब्रेल्सफोर्ड का फॉर्मूला बहुत सीधा था। क्या था? बाइक चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को देखो और उसे सिर्फ 1% बेहतर बनाओ, बस 1%। और जब हम कहते हैं हर छोटी चीज, तो हमारा मतलब सच में हर छोटी चीज है। उन्होंने बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वो ज्यादा आरामदायक हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। अच्छा। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स दिए ताकि उनकी मांसपेशियों का तापमान एकदम सही बना रहे। ये भी साइकिलिंग से जोड़ा है, लेकिन असली कमाल तो अब शुरू होता है। हाँ। उन्होंने उन चीजों पर भी ध्यान दिया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे उन्होंने अलग अलग मसाज जेल टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि किससे मांसपेशियां सबसे तेजी से ठीक होती हैं। और उन्होंने एक सर्जन को नौकरी पर रखा। क्यों? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हाथ धोने का सबसे सही तरीका क्या है, ताकि राइडर्स को सर्दी जुकाम कम हो। कमाल है, मतलब इस लेवल की डिटेलिंग। और ये वाला मेरा पसंदीदा है, उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से पूरा सफेद रंग से पेंट करवा दिया। सफेद? उसका क्या फायदा? ताकि धूल का छोटे से छोटा कण भी आसानी से दिख जाए, जो बाइक की परफॉर्मेंस को खराब कर सकता था। वाह, ये तो जुनून की हद है। कौन सोचता है कि ट्रक का रंग भी आपकी जीत में कोई भूमिका निभा सकता है? यही तो बात है। हर सुधार अपने आप में बहुत मामूली था, शायद किसी ने ध्यान भी न दिया हो। हाँ, 1% ही तो है। लेकिन जब ये सैकड़ों छोटे छोटे सुधार एक साथ आए तो नतीजा हैरान करने वाला था। क्या हुआ फिर? अगले 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 178? 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल और 5 बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया है। 5 बार? इसे साइकिलिंग के इतिहास का सबसे कामयाब दौर माना जाता है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि छोटी चीजें मिलकर कितना बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि छोटी आदतें कमाल कर सकती हैं, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये काम कैसे करती हैं? मतलब दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि कोई चीज आदत बन जाती है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है।
यहाँ पर आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे पैसों के साथ होता है। किताब में एक शानदार उदाहरण है। मान लीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। ठीक है। अगर टेक ऑफ के वक्त पायलट प्लेन की नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ घुमा दे तो क्या होगा? शुरुआत में तो कुछ खास पता नहीं चलेगा, प्लेन की नाक बस कुछ फीट ही हिली होगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो प्लेन पूरे देश के ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो वो न्यूयॉर्क में नहीं, कहाँ उतरेगा? बल्कि वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। सैकड़ों मील का फर्क सिर्फ 3.5 डिग्री के मामूली बदलाव से। वाह! हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। रोज 1% बेहतर होने का छोटा सा फैसला आपको कहीं और ले जाएगा और रोज 1% खराब होने का फैसला आपको कहीं और। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, हम सब नई आदतें शुरू तो करते हैं, पर ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज में फंस जाते हैं जिसे लेखक ने अप्रकट क्षमता का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा स्टेज जहां आप मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। हाँ, ये होता है। आप रोज जिम जा रहे हैं पर शरीर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। या आप रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई तरक्की महसूस नहीं हो रही और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बर्बाद जा रही है। हाँ, ये बहुत निराशाजनक होता है। लगता है कि छोड़ ही दो। इसे समझने के लिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण सबसे अच्छा है। अच्छा। सोचिए, एक कमरा 25 डिग्री पर है और वहां एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। आप धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाते हैं, 26, 27, 28, 31 डिग्री। कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की लैसी है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 से 31 डिग्री तक की गई मेहनत बेकार गई। बिल्कुल नहीं, वो सारी ऊर्जा उस बर्फ में जमा हो रही थी। असली और सबसे बड़ा बदलाव हमेशा एक सीमा पार करने के बाद ही दिखता है। आदतों के सबसे शक्तिशाली नतीजे हमेशा देरी से मिलते हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक 4 स्टेप का लूप है जो हर आदत की रीढ़ है। संकेत यानी क्यू, संकेत, इच्छा यानी क्रेविंग, इच्छा, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और इनाम यानी रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपका फोन बजता है, ये है संकेत। ठीक है। आपको ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, ये है इच्छा। हाँ, बिल्कुल। आप फोन उठाकर मैसेज पढ़ते हैं ये है प्रतिक्रिया। और आपको जानकारी मिल जाती है, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। ये है इनाम। और ये चक्र हमारे दिमाग में हर पल हजारों बार चलता रहता है। एकदम। तो अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है या बुरी आदत तोड़नी है तो हमें इसी चक्र के साथ काम करना होगा। एकदम सही। और यहीं से व्यवहार बदलने के वो 4 नियम निकलते हैं जो इस किताब का दिल हैं। क्या है वो नियम? कोई अच्छी आदत बनाने के लिए पहला, संकेत के लिए उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। ठीक है। दूसरा, इच्छा के लिए उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाओ। तीसरा, प्रतिक्रिया के लिए उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, इनाम के लिए उसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ठीक है, तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ। इसका क्या मतलब है? करते हैं। हाँ, ये तो है। उन्हें बदलने के लिए सबसे पहले हमें उनके बारे में जागरूक होना होगा। इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण जापान की रेलवे प्रणाली में मिलता है। अच्छा, क्या है वो? उसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। 1 मिनट, तो वो सच में जोर जोर से बोलते हैं? क्या ये लोगों को अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। ट्रेन का ड्राइवर जब भी कोई सिग्नल देखता है तो वो उस पर उंगली से इशारा करता है। अच्छा। और जोर से बोलता है, सिग्नल हरा है। वो स्पीडोमीटर पर इशारा करके गति बताता है। तो ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से एक अवचेतन क्रिया सचेत स्तर पर आ जाती है और नतीजतन इस सिस्टम ने जापानी रेलवे में गलतियों को 85% तक कम कर दिया है। 85%? और दुर्घटनाओं को 30% तक। ये तो कमाल है। और इसी नियम का एक और हिस्सा माहौल की ताकत के बारे में है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के लगभग 15% सैनिक हेरोइन के आदी हो गए थे। 15%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब वो युद्ध के बाद घर लौटे तो उनमें से 90% ने 1 साल के अंदर ही लत छोड़ दी। बिना किसी रिहैब के? बिना किसी रिहैब के। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनका माहौल पूरी तरह बदल गया।
युद्ध का तनाव, नशेड़ी दोस्त, ड्रग्स की आसान उपलब्धता, ये सारे संकेत। जो आदत को बनाए रखते थे वो गायब हो गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को हम बहुत अनुशासित या विल पावर वाला समझते हैं, हाँ। हो सकता है कि वो बस अपने माहौल को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में माहिर हो। बिल्कुल। वो खुद को ऐसी स्थितियों में डालते ही नहीं जहां उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। वो अपनी सब्जियां काटकर फ्रिज में सामने रखते ताकि जंक फूड खाने का मन ही ना करे। सही बात है। ये विल पावर से कहीं ज्यादा असरदार है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाओ। यहाँ पर डोपामाइन का जिक्र आता है। हाँ, सालों तक हम मानते थे कि डोपामाइन हमें खुशी महसूस कराता है, पर नई रिसर्च बताती है कि डोपामाइन खुशी से ज्यादा किसी चीज की उम्मीद या चाहत से जुड़ा है। अच्छा। एक जुआरी को दांव लगाने से पहले डोपामाइन का सबसे बड़ा स्पाइक मिलता है, जीतने के बाद नहीं। मतलब उम्मीद में ही सारा खेल है। हाँ, यही चाहत हमें काम करने पर मजबूर करती है। तो अगर हमें कोई आदत बनानी है तो हमें उसे चाहने लायक बनाना होगा। और इसका तरीका है प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर यह बहुत आसान है। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना जरूरी है। कोई उदाहरण? जैसे आप कह सकती हैं, मुझे अपना पसंदीदा शो देखना है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे तभी देखूंगी जब मैं 15 मिनट ट्रेडमिल पर चल लूंगी, जो जरूरी है। अच्छा। धीरे धीरे आपका दिमाग उस जरूरी काम यानी ट्रेडमिल पर चलने को भी एक अच्छी चीज की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद इनाम मिलने वाला है। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। मुझे लगता है कि यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। क्यों? हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। सही कहा। लेखक यहाँ गति में होने और कार्रवाई करने के बीच फर्क बताते हैं। बीइंग इन मोशन और टेकिंग एक्शन। हाँ, मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है। आप किताब के आइडिया के बारे में सोचते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। ये सब गति में होना है। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, पर असल में आप कुछ लिख नहीं रहे। बिल्कुल। कार्रवाई करना है बैठकर असल में लिखना, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो। कार्रवाई ही नतीजे देती है। इसका एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग किताब में बताया गया है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की एक फोटोग्राफी क्लास का। हाँ, मैंने पढ़ा है। जमा करो तो ए मिलेगा। और दूसरे ग्रुप को? और क्वालिटी ग्रुप को कहा गया कि उन्हें बस एक, लेकिन एकदम परफेक्ट तस्वीर जमा करनी है। और आपको क्या लगता है सबसे अच्छी तस्वीरें किसने बनाई? क्वांटिटी ग्रुप ने। क्यों? क्योंकि वो लोग हर दिन बाहर जाकर सैकड़ों तस्वीरें खींच रहे थे, लाइट के साथ, एंगल के साथ प्रयोग कर रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे, वो कार्रवाई कर रहे थे। जबकि क्वालिटी ग्रुप बस एक परफेक्ट तस्वीर के बारे में सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा। वो गति में थे। इससे पता चलता है कि अभ्यास प्लानिंग से कहीं बेहतर है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? इसका एक तरीका है 2 मिनट का नियम। हाँ, ये नियम कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसे ऐसा बनाओ कि वो 2 मिनट से कम में पूरी हो जाए। मतलब रोज एक किताब पढ़ो एक बड़ी आदत है, इसे बदलकर रोज एक पन्ना पढ़ो कर दो। अच्छा। रोज 3 मील दौड़ो को बदलकर अपने दौड़ने वाले जूते पहनो कर दो। 1 मिनट, सिर्फ जूते पहनने से क्या होगा? ये एक गेटवे आदत बनाता है। गेटवे आदत। हाँ, कोई भी इंसान सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनकर वापस सोफे पर नहीं बैठता। एक बार जब आप पहला सबसे आसान कदम उठा लेती हैं, तो अगला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। मतलब मकसद है आदत को शुरू करना। बिल्कुल। एक बार शुरू हो गए तो गति अपने आप बन जाती है। बहुत खूब। और अब आखिरी और चौथा नियम? इसे संतोषजनक बनाओ। व्यवहार बदलने का सबसे बड़ा नियम है, जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिस काम की सजा तुरंत मिलती है उससे बचाया जाता है। और हमारे दिमाग को तत्काल संतुष्टि चाहिए। हाँ, बुरी आदतों की यही खासियत है। धूम्रपान का मजा अभी आता है, कैंसर का खतरा 20 साल बाद। जंक फूड का स्वाद अभी आता है, मोटापा बाद में। और अच्छी आदतों के साथ उल्टा है। कसरत का दर्द अभी होता है, अच्छी सेहत का फायदा बाद में मिलता है। तो हम अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बना सकते हैं? इसका एक शानदार उदाहरण कराची, पाकिस्तान का है। बताइए। वहां एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टीफन लूबी डायरिया जैसी बीमारियों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। सबको पता था कि हाथ धोना जरूरी है, पर लोग करते नहीं थे। एक आम समस्या है। फिर उनकी टीम ने एक कंपनी के साथ मिलकर लोगों को सेफगार्ड साबुन दिया। तो क्या सिर्फ एक बेहतर साबुन देने से फर्क पड़ा? हाँ,
इस साबुन की खास बात ये थी कि इसकी झाग बहुत अच्छी बनती थी और खुशबू बहुत अच्छी आती थी। अच्छा। और जमीन आसमान का फर्क पड़ा। हाथ धोने की दर आसमान छूने लगी। क्यों? क्योंकि हाथ धोने का अनुभव थोड़ा ज्यादा सुखद और संतोषजनक हो गया था। बिल्कुल, अच्छी खुशबू और झाग ने एक छोटा सा तत्काल इनाम दिया। और इस छोटे से बदलाव से बीमारियों में 52% की कमी आई। 52%? शाली होती हैं। हाँ। क्योंकि वो वक्त के साथ जुड़ती जाती हैं, कंपाउंड होती हैं। हाँ। कामयाबी किसी एक लक्ष्य को पाने का नतीजा नहीं, बल्कि एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छे सिस्टम का नतीजा है। बिल्कुल। और ये 4 नियम उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, हमें वो बेहतर सिस्टम बनाने का एक ब्लूप्रिंट देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो शायद सबसे जरूरी है। क्या? आदतों का असली मकसद सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं है। इसका असली मकसद है आपकी पहचान बनना। मतलब? लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, जब कोई व्यवहार आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वो काम इसलिए नहीं करती क्योंकि आपको करना पड़ता है। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। आप बस वही करते हैं जो आप हैं। और ये सब उन छोटी छोटी एटम जैसी आदतों से शुरू होता है जो अंत में ये तय करती हैं कि आप कौन हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, बल्कि ये है कि मैं कौन बनना चाहता हूँ।